नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि भारत में नगरीय विकास के क्या कारक हैं। इन कारकों में से कुछ की हमने चर्चा कर ली थी, जैसे कृषि में क्रांति, जनसंख्या में वृद्धि, उद्योग धंधे, व्यापार और वाणिज्य, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, यानी इन सब के कारण भारत में नगरीय विकास हुआ है। इसी के अंतर्गत हम अगला पॉइंट ले रहे हैं, यातायात एवं संचार के साधन। तो यातायात और संचार के साधनों से लोगों में गतिशीलता में वृद्धि हुई। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी ही आसानी से और सुगमतापूर्वक जाने लगे और इस कारण से नगरों के अंतर्गत जनसंख्या का दबाव बढ़ा है और नगरीय विकास हुआ है ना। अगला हम पॉइंट ले रहे हैं, सांस्कृतिक कारक। यानी जो सांस्कृतिक कारक है या धार्मिक कारक है या शैक्षणिक कारक है, तो इनके कारण भी भारत में नगरों का विकास हुआ है। धार्मिक कारक के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं कि जैसे कोई तीर्थ स्थल है, कोई भी स्थान अगर वो तीर्थ स्थल बन जाता है तो तीर्थ स्थल बनने के कारण उसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है और तीर्थ यात्री वहाँ पर एक बड़ी संख्या में आने लग जाते हैं और धीरे धीरे उस स्थान विशेष का विकास नगर के रूप में हो जाता है। जैसे भारत के हम कई नगर हैं, उनकी चर्चा हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं, जैसे काशी है, पुरी है, गया है, अजमेर, पुष्कर आदि ये तीर्थ स्थान हैं और तीर्थ स्थान के कारण धीरे धीरे नगरों के अंतर्गत परिवर्तित हो गए हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का छोटा सा कस्बा एक खाटू श्याम जी, तो इसका धार्मिक महत्व होने के कारण ये जगह अब धीरे धीरे कस्बे के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षण संस्थाएं भी शिक्षा के महत्व के कारण नगर बन जाते हैं, है ना। जैसे बनारस है तो वहाँ पे विश्वविद्यालय होने के कारण, है ना, वो जगह नगर के रूप में विकसित हो गई है। खेल कूद, फिल्म उद्योग, संगीत, नाटक आदि के कारण भी नगरों का विकास हुआ है। उदाहरण बम्बई, मद्रास, हॉलीवुड आदि। अगला कारक हम लेते हैं, राजनीतिक कारक। तो सत्ताधारी अपने केंद्र सुरक्षित स्थान पर ही बनाते हैं, प्राचीन समय से लेकर के और आज तक। यानी राजा महाराजा के जब टाइम था, जब समय था, तब जब उनके पास में सत्ता थी तो उन्होंने भी अपने केंद्र जो हैं वो सुरक्षित स्थान पर ही बनाए हैं ना। और राजनीतिक सत्ता होने के कारण ऐसे स्थानों पर सभी प्रमुख मुख्यालय भी होते हैं, वह राजधानी बन जाते हैं और इन स्थानों की जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से बढ़ने लग जाती हैं। ये स्थान अन्य स्थानों की तुलना में तेज़ी से नगर और फिर महानगर बनते हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़ आदि। तो राजनीतिक कारण से भी नगरीय विकास होता है। अगला हम कारक लेते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक। अगले हम जिस कारक की बात कर रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक कारक है और भारत में मनोवैज्ञानिक कारक से भी नगरीय विकास हुआ है। तो ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिक कारक हैं, जैसे है ना कि नगरों के अंदर भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, आधुनिक फैशन, नवीनतम जीवन शैली, होटल, क्लब, अत्यधिक मनोरंजन के साधन। तो ये अनेक ऐसे मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो नगरों में होते हैं और व्यक्ति उनसे आकर्षित होकर नगर में आकर बसना चाहते हैं। तो ये थे भारत में नगरीय विकास के कारक। अब हम बात करेंगे कि भारतीय समाज में इस नगरीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह पर प्रभाव। तो जो गांव में है या फिर प्राचीन जो समय में है, वो विवाह नामक जो संस्था थी वो जन्म जन्मांतर की मानी जाती थी, है ना, कि एक बार अगर विवाह संबंध स्थापित हो गया है तो फिर वो अटूट है, उससे किसी भी प्रकार से वो तोड़ा नहीं जा सकता है और उसका उद्देश्य जो होता था वो भी धार्मिक ही होता था। यानी विवाह होते थे धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर के। लेकिन अब वर्तमान में जब नगरीकरण जब हुआ है ना, लोगों ने नगरीयता को अपने जीवन शैली के अनुरूप ढाला है ना, तो उससे क्या विवाह जो है वो एक समझौता हो गया है। केवल रति सुख की प्राप्ति के लिए ही विवाह संबंध स्थापित किए जाते हैं। अब विवाह जो है वो जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं रह गया है।
और नगरीकरण ने नातेदारी के संबंधों को शिथिल कर दिया है तथा मित्रों के परस्पर संबंधों को घनिष्ठ बनाया है। अब व्यक्ति जो है वो जरूरी नहीं है कि अपने पारिवारिक सदस्यों से वो घनिष्ठ रूप से संबंधित हो ही, बल्कि ऐसा होता है कि जो उसके मित्र होते हैं, जो उसकी मित्र मंडली होती है, उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा होता है और मित्रों के जो परस्पर संबंध हैं वो ज़्यादा घनिष्ठ हो जाते हैं नगरीकरण के कारण। दूसरा हम प्रभाव देखते हैं नगरीकरण का परिवार पर प्रभाव। परंपरागत रूप से भारत में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। संयुक्त परिवारों के अंतर्गत 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, एक ही उनका आवास स्थान होता है, एक ही रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं, आपस में रक्त संबंधी होते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की, जिसमें आर्थिक आवश्यकताएं भी हैं, उनकी पूर्ति वो करते हैं। लेकिन अब जो है वो उस परंपरागत जो संयुक्त परिवार था वो टूट कर के धीरे धीरे एकाकी परिवारों में बदल गया है। एकाकी परिवार यानी जिसमें पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें रहती हैं, उसे हमने एकाकी परिवार माना है। तो जो संयुक्त परिवार था जिसमें 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे वो अब ख़त्म हो गया है और उसके स्थान पर न्यूक्लियर फैमिली यानी एकाकी परिवार अब अस्तित्व में आ गए हैं। और इसका एक प्रमुख कारण ये भी हम मान सकते हैं कि नगरों में आवास की समस्या है। गाँव के अंतर्गत देखिए कृषि कार्य है, प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार कृषि करते हैं तो कृषि योग्य भूमि भी होती है। तो गाँव के अंतर्गत आवास की 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक ही स्थान पर आराम से रह लेते हैं, उन्हें आवास के लिए भूमि की कमी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन शहरों में आवास योग्य भूमि कम है या तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, व्यक्ति की पहुंच से बाहर है, इसलिए नगरों के अंतर्गत एकाकी परिवार अस्तित्व में आए हैं। अगला हम प्रभाव देखते हैं जाति पर प्रभाव। तो गाँव के अंदर जो है वो जाति जो प्रथा है वो व्यक्ति के व्यवहार को बहुत ही कठोर ढंग से निर्देशित, नियंत्रित और संचालित करती है। यानी गाँव के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वहाँ पर कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ में बैठ सकता है, किस व्यक्ति के यहाँ का वो बना हुआ भोजन कर सकता है, अच्छा भोजन में भी फिर वो कच्चा भोजन कर सकता है या पक्का भोजन कर सकता है, किस व्यक्ति के साथ में बैठ करके वो है ना हुक्का पी सकता है, किस व्यक्ति के साथ में बैठ वो चल सकता है। तो इसके लिए विभिन्न जातियों में आपस में कई तरीके के नियम बना रखे हैं और उनका कठोरतापूर्वक पालन भी किया जाता है। लेकिन शहरों के अंतर्गत जो जाति प्रथा है उसके जो नियम हैं उस नियमों में शिथिलता आई है। अब शहरों के अंदर अगर हम बात करें तो विभिन्न जातियों की, चाहे उसमें उच्च जातियां भी होती हैं और निम्न वर्ण की जातियां भी होती हैं, तो विभिन्न जातियों के लोग एक ही फैक्ट्री में या कारखाने में बैठ करके काम करते हैं और वहीं बैठ करके वो लोग अपना भोजन भी करते हैं। तो शहरों के अंदर जो जाति प्रथा के नियम हैं उनमें जो कठोरता है उसमें शिथिलता आई है। शहरों में जाति प्रथा पर इतना गौर नहीं किया जाता है, बल्कि ज़्यादा गौर व्यक्ति की योग्यता पर और उसकी बुद्धि पर किया जाता है। शहरों के अंदर अपनी योग्य यानी अर्जित उपलब्धियों के आधार पर निम्न वर्ण या निम्न वर्ग जाति का व्यक्ति भी उच्च वर्ण के अंतर्गत है ना आता है और लोग उससे उस भेदभाव से व्यवहार नहीं करते हैं जितने कि गाँव में करते हैं। तो जाति प्रथा के नियम जो हैं वो शहरों में थोड़े ढीले हुए हैं, जाति के बंधन शहरों में ढीले हुए हैं। अगला हम भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभाव के अंतर्गत ले सकते हैं स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो नगरीकरण के कारण जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। गाँव के अंतर्गत क्या होता है कि लड़कियों को ऐसे उनके यहाँ मानदंड व्यवहार करने के ऐसे तरीके हैं कि लड़कियों को ज़्यादा उच्च शिक्षा नहीं दी जाती है। उनका मानना होता है, जो ग्रामीण सोच है उनका मानना होता है कि भाई लड़की तो विवाह करने के पश्चात अगले घर जाएगी और अगले घर जाकर के उसका जो कार्य क्षेत्र है वो भी घर तक ही सीमित होना है, तो उसे घरेलू कार्यों में घर का जो कामकाज है वो सिखाया जाता है, ना कि उसे शिक्षा प्रदान करने पर इतना जोर दिया जाता है। लेकिन शहरों के अंतर्गत जो है वो लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है और वहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं और उच्च शिक्षा जब वो उनको प्राप्त करने लगी है तो पर्दा प्रथा भी कम हो गई है। यानी अब
शहरों के अंदर लड़कियां जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं तो वो अनेक अच्छे, जैसे हर फील्ड में हम लड़कियों को देख सकते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कंपाउंडर हो, चाहे टीचर हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हो, है ना, या फिर अन्य किसी ऑफिस में हो, या फिर वो व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत कार्यरत हो, तो वहाँ पर फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने लग गई हैं। तो वहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं है, जबकि गाँव के अंतर्गत हमें पर्दा प्रथा चारों तरफ देखने को मिलती है। तो अब जो स्त्रियों की स्थिति है उससे शिक्षा प्राप्त करने से उनमें काफ़ी सारा परिवर्तन, काफ़ी सारा बदलाव आया है अब, है ना। गाँव के अंदर तो केवल घर वाले जो पारिवारिक सदस्य हैं, माता पिता है, परिवार है, वो विवाह संबंध तय कर देते थे, और लड़का हो चाहे लड़की हो, जैसा तय कर दिया गया है उसी वर या वधू से उससे विवाह करना होता था, और जीवन भर उस विवाह बंधन को निभाना पड़ता था। लेकिन अब शहरों के अंतर्गत प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ गया है, क्योंकि हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि अगर 18 वर्ष की लड़की है और 21 वर्ष का लड़का है तो ये दोनों को बालिग माना जाता है और दोनों परस्पर सहमति से विवाह कर सकते हैं। तो शहरों के अंतर्गत विवाह का प्रचलन बढ़ा है। विधवा पुनर्विवाह अब होने लगे हैं, है ना। अगर किसी कारणवश कोई विधवा, किसी स्त्री का अगर पति की डेथ हो जाती है तो वो शादी दोबारा कर सकती है। अंतर्जातीय विवाह का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। अब जाति प्रथा के नियम शहरीकरण के कारण शिथिल हुए हैं और अंतर्जातीय विवाह भी अब बढ़ रहा है। अगले हम बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन, यानी भारतीय समाज में नगरीकरण के कारण सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन आया है अब। तो पहले तो ये था कि जिस भी जाति में व्यक्ति ने जन्म लिया है, आजीवन वह व्यक्ति उसी जाति का सदस्य रहता है, और जाति में गतिशीलता की दर बहुत ही कम है। लेकिन अब अगर हम शहरों की बात करें तो जैसा कि अभी अपन बात करके गए हैं कि शहरों में या नगरों में जाति बंधन शिथिल हो गए हैं। अब शहरों के अंदर व्यक्ति की जो अर्जित परिस्थिति है उसका महत्व बढ़ा है। अगर कोई व्यक्ति योग्य है ना, अपने और उसने योग्यता के आधार पर अपनी परिस्थिति को वो बदल सकता है। गांव के अंदर जो प्रदत्त परिस्थिति है उसका महत्व ज़्यादा है, जबकि शहरों के अंतर्गत अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ा है। यानी कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति में, चाहे वो निम्न जाति में या निम्न वर्ण में जिस जन्म लिया है, वो अपनी अर्जित परिस्थिति के कारण समाज में, है ना, उच्च परिस्थिति को प्राप्त कर सकता है। अगली हम बात करते हैं इसी में ग्रामीण जीवन में परिवर्तन। तो नगरीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण जो गाँव में जो जीवन है उसमें भी कई बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो MS राव ने एक किताब लिखी थी अपनी, नगरीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि ग्रामीण जीवन पर नगरीकरण के व्यापक प्रभावों का उल्लेख किया है। इस पुस्तक के अंतर्गत उनके अनुसार नगरीकरण के फलस्वरूप गाँव में मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है। पहले क्या है, गाँव के अंदर मुद्रा का प्रचलन कम था, वस्तु विनिमय के आधार पर ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। लेकिन अब गाँवों में भी क्या है, मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है। व्यापारिक फसलों की पैदावार को अधिक महत्व मिलने लगा है। पहले जो फसलें तैयार होती थी, कृषि कार्य होता था, उसका प्रमुख उद्देश्य यही होता था कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लेकिन अब जो है वो जो किसान लोग हैं वो भी व्यापारिक फसलों की पैदावार को अधिक महत्व मिलने लगा है। यानी फसलें वो इस तरीके से तैयार करते हैं जिससे उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि तो हो ही हो, साथ ही उस फसल को मार्केट में बेच करके वो कुछ धन अर्जन भी कर सके। तो MS राव ने अपनी पुस्तक में लिखा है नगरीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन में कि ग्रामीण जीवन पर नगरीकरण के व्यापक प्रभावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि नगरीकरण के फलस्वरूप गाँव में मुद्रा का प्रचलन बढ़ा, व्यापारिक फसलों की पैदावार को अधिक महत्व मिलने लगा, जजमानी व्यवस्था समाप्त प्राय हो गई है और ग्रामीणों के रहन सहन और व्यापार के तरीकों में परिवर्तन हो गया है। जजमानी व्यवस्था की बात करें तो पहले प्राचीन समय में गाँव के अंदर जजमानी प्रथा प्रचलन में थी। इसमें एक परिवार जो था
उसके कई जातियों के जो लोग थे वो उनके यहाँ सेवा कार्य करते थे। यानी एक जजमान होता था जो कि उच्च जाति का होता था, और बाकी उससे निम्न वर्ण जाति के जो लोग थे वो उसके यहाँ सेवा कार्य करते थे, और आपस में मिलजुल करके सब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरीके से कर लेते थे। और जजमान जो परिवार होता था, जो व्यक्ति होता था, वो निम्न जाति के जो लोग उनके यहाँ सेवा कार्य करते थे, उनको सेवा कार्य करने के बदले में वस्त्र, भोजन और कभी कभी आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाता था। लेकिन अब जो है, जब से नगरीकरण हुआ है, वैसे ही गाँवों के अंदर धीरे धीरे ये जजमानी व्यवस्था है वो समाप्त हो रही है। तो ग्रामीणों के रहन सहन और व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन हो गया है। वास्तविकता यह है कि जो ग्रामीण शहर में जाकर नहीं रहते हैं, उनका जीवन भी नगरीय संस्कृति से प्रभावित होने लगा है ना। तो गाँव के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनका जीवन भी, जो शहरों के अंदर जाकर रहते नहीं हैं, उनका जीवन भी नगरीय संस्कृति से प्रभावित होने लगा है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नगरीकरण ने हमारी सामाजिक संरचना, व्यवहार के तरीकों और मनोवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन लाकर सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज जो है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का बढ़ता प्रभाव नगरीकरण का ही प्रभाव है। धन्यवाद।